you all are doing well. Today we are going to discuss the most important topic which is related to current affair. As we know that places in news is a favorite reason of UPSC. UPSC generally asks from question from this area. So यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ जो places हैं जो न्यूज़ में है उनकी लोकेशन क्या है और उनकी ज्योग्राफी क्या है, उनसे रिलेटेड क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका पहला जो देश है वो है ईरान। ईरान इस समय काफी न्यूज में है। एज वी नो दैट यूएसए ने लॉट ऑफ क्या किया है, आपके वॉरशिप को तैनात कर दिया है नियर द पर्शियन गल्फ एंड आल्सो हॉर्मुज स्ट्रेट एंड आप देखेंगे गल्फ ऑफ अदन के आसपास। तो ये रीजन क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ईरान की लोकेशन क्या है, ईरान की ज्योग्राफी क्या है, ईरान की जो आपकी पूरी कंप्लीट जो एनालिसिस है उसको आज हम समझने जा रहे हैं। और याद रखिएगा एनडीए में, सीडीएस में यहां से क्वेश्चन कंफर्म है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग एनडीए सीडीएस को अगर टारगेट कर रहे हैं और इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से चीजें करके ले जाएंगे। तो टुडे हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो पूरे साल में जो न्यूज में रहे, 6 मंथ में जो न्यूज में रहे प्लेसेस, उनको कैसे कवर करना है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तुरंत स्टार्ट करिए, तुरंत हम लोग इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ईरान को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ईरान के बारे में अगर हम बात करें, ईरान क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्यों न्यूज में है, तो सबसे पहले वी शुड सी द लोकेशन ऑफ ईरान इन आवर मैप। सो फर्स्टली हम लोग बेटा क्या देखने वाले हैं, ईरान की जो है लोकेशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ईरान जो देश है काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है आज की डेट में। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या कॉज है, तो ईरान की लोकेशन आप लोग पहले देख लो। तो ईरान कंट्री कितने कंट्रीज के साथ सीमा शेयर करता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट रीजन है। ईरान अगर न्यूज में है तो ईरान की लोकेशन काफी न्यूज में हो जाती है। ईरान किन वाटर बॉडीज के साथ अपना वाटर बॉडीज शेयर करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ईरान के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ लेते हैं। अगर हमें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आ जाते हैं तो हम ईरान को आसानी से करके ले जाएंगे। और मत भूलिए जो एनडीए है या सीडीएस है उसने हमेशा यहां से क्वेश्चन बनाए हैं। वेस्ट एशिया अपने आप में हमेशा के लिए क्वेश्चंस यहां से फॉर्म कर किए जाते हैं। तो वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमारा ईरान, है ना, ये आपका ईरान देखने को मिल रहा है। और ईरान में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं ईरान बेसिकली आपका यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पे अदन है और ये आप देख पा रहे हैं अरेबियन सी का पार्ट है। और ऊपर आप जब देखेंगे तो ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहा है एंड ये अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहा है। ये देख पा रहे हैं उज्बेकिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहा है। ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं ईरान इराक के साथ अपनी सीमा शेयर करता है और साथ में ये वाटर बॉडीज देखने को मिल रही है। तो ये ईरान जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें लोकेशन इन मैपिंग सिग्निफिकेंस क्या है, तो यार आप देख रहे हैं इट इज आस्किंग इट्स नेशनल्स टू अवॉइड नॉन रेजिडेंसी, यानी कि कंट्री जो है बहुत सारे जो देशों ने ये अनाउंस किया है कि हम क्या करें, ईरान को जो है अपनी विजिट ना करें, जो भी नेशनल्स हैं वो ईरान की विजिट ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान में जो खामनेई हैं उनके खिलाफ बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आए दिन जो है उनको धमकी दी है कि हम क्या करेंगे, ईरान पर अटैक करेंगे। जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है, सबसे बड़ी बात आ रही है, जो यूरेनियम है, यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर करता है कौन, ईरान, तो अगर इसका एनरिचमेंट करता है तो उससे क्या होगा आप जानते हैं, विस्फोटक जो है आपके एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं और एक्सप्लोजिव जो बनेंगे वो कहीं ना कहीं थ्रेट होंगे। तो एक्सप्लोजिव को बैन करने के लिए ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया है उसको बैन करने के लिए कहीं ना कहीं यूएसए कह रहा है।
और आप देख रहे हैं ईरान हैज विटनेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस अक्रॉस द मल्टीपल प्रोविंसेस ड्यू टू द आइकॉनिक क्राइसिस इन्फ्लेशन एंड करेंसी। आप देखेंगे जब से यूएसए ने क्या किया है, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के ऊपर, तो वहां की जो करेंसी है वो क्या कर गई है, कोलैप्स कर गई है ड्यू टू दिस क्राइसिस। तो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर बात करें तो इन्फ्लेशन की मार से झेल रहा है आपका ईरान। सो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट्स एंड जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट ड्यू टू द ईरान स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड द एनर्जी रिसोर्सेज। तो ईरान क्यों न्यूज में है? आप जानते हैं जो है एनर्जी के फील्ड में, ऑयल के रिजर्व के फील्ड में ईरान एक अच्छी अपनी जो है पहुंच रखता है, या फिर उसके पास लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक कारण बने हुए हैं। ईरान के जो ऑयल जो बेचने की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं जो आपका यूएसए है वो इंटरप्ट कर रहा है, और ये आपके न्यूज में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजन, तो वेस्ट एशिया में पड़ेगा, कैपिटल तेहरान है, एक्ट एज अ ब्रिज के रूप में काम करता है बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। बात याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो ईरान है इसकी लोकेशन आप देख लो, ये मिडिल एशिया में जाने का एक मात्र बढ़िया साधन है। अगर आप देखते हैं इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, और इस चाबहार पोर्ट से हम क्या करेंगे, जा पाएंगे बेसिकली जो वेस्ट एशिया के देश हैं, जो कि तान ब्रदर्स हैं, उज्बेकिस्तान हो, किर्गिजिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, है ना, कजाकिस्तान हो, है ना, और तुर्कमेनिस्तान हो, इन तान ब्रदर्स में अगर आपको जाना है, एक्सेसिबिलिटी बनानी है, अपने ट्रेड को बढ़ाना है, इंडिया के ट्रेड को बढ़ाना है, so you should maintain the Chabahar port, and Chabahar port is a most important strategic location so that India want to maintain the ties over there. So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लैंड बॉर्डर्स अगर बात करें तो नॉर्थ में अर्मेनिया देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके जो है अर्मेनिया है यहाँ पे, तो ये अर्मेनिया कंट्री हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो अजरबैजान, तो अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है, तो अजरबैजान और अर्मेनिया बोथ आर द कंट्रीज, है ना, लोकेटेड इन द नदर्न साइड ऑफ ईरान। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान आल्सो लोकेटेड इन नदर्न साइड, एंड ईस्ट साइड में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान देख रहे हैं, यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान देख रहे हैं। फिर वेस्ट साइड में हम लोग टर्की को देखते हैं बेटा, तो वेस्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा, टर्की, है ना, टर्की आप देख पा रहे हैं, वेस्ट साइड में टर्की देखने को मिलेगा। तो कितने कंट्रीज हो गए टोटल, 1 2 3 4 और 5 और 1 6 और 1 7 कंट्रीज से आपका कौन है गिरा, वो है आपका ईरान। यानी नदर्न साइड में अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इसको आप ऐसे बना लो, निमोनिक बना लो बेटा, आसानी से याद हो जाएगा। तो निमोनिक की अगर हम बात करें तो नदर्न साइड में आप देख पा रहे हैं अर्मेनिया और अजरबैजान, AAT, है ना, AAT याद रखो, ठीक है, AAT हो गया। लास्ट में तुर्कमेनिस्तान। अब देखो ईस्ट साइड में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईस्ट साइड में अफगानिस्तान A और पाकिस्तान AP, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से याद रखो। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्ट साइड में कौन आएगा आपका, टर्की, ठीक, और इराक, तो TI ना, या IT याद रखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से IT। तो ये आपके कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ। ये अगर आपका क्लियर है तो आसानी से आप चीजों को करके ले जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैरीटाइम बॉर्डर। जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो किसके साथ शेयर करेगा, यानी जो मरीन बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है वो आपका कैस्पियन सी के साथ करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से करता है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, इनसे ये जो है अपना बॉर्डर शेयर करेगा। ये बात एकदम आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक अपन कवर कर लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ईरान में क्या पॉलिटिकल फीचर्स हैं उनको देखने वाले हैं हम लोग, और पॉलिटिकल फीचर के साथ साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। सो फर्स्टली वी शुड सी द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक है ये, ठीक है। सिंस 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन यहाँ पर आई थी, और आप जानते हैं ये शिया बाहुल्य देश है, शिया की जो है प्रेजेंस ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए शिया जो है अपना जो एक आतंकी ग्रुप है, टेरर ग्रुप है हिजबुल्लाह, उनको क्या करता है, टेरर फंडिंग करता है ईरान। और ये जो हिजबुल्लाह है ये आपके वॉर करते हैं यमन में, किसके साथ, हूती के साथ।
और हूती जो ट्राइब है या ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली सुन्नी मुसलमान हैं, जिनको जो है आप कह सकते हैं सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। और ये दोनों यमन में आपस में भिड़े हुए हैं और यमन को इस समय खंडहर कर दिया है। सबसे गंदी वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, खंडहर पड़ा है देश, इंफ्रा के नाम पे सब जीरो है। जहां देखो वहां पर बम गिराए जाते हैं, आए दिन वहां पे लोग मरते हैं, भूखमरी का शिकार है, स्टारवेशन, ऑन द वर्ड्स ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स इन सऊदी अरेबिया, और जो टसल चलता है ईरान के साथ, और ये हिजबुल्ला और हूती दोनों को लड़ाते हैं यमन में, और इनके द्वारा फंडिंग होती है। शिया बाहुल्य देश है, ये बात याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी कंट्री है। और ईरान की अन्य बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस मॉडल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिपब्लिक इंस्टीट्यूशंस, शिया इस्लामिक, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यानी लैटिन वर्ड है थियो, सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स जुड़ता है, मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, गॉड से संबंधित। और क्रेसी का मतलब होता है रूल बाय अ पर्सन, तो जैसे ऑटोक्रेसी बनाते हैं, तो थियोक्रेसी मतलब जो इस्लामिक जगत में जो बेसिकली धर्म को मानते हैं, शिया धर्म को मानते हैं, वो क्या करते हैं आपके थियोक्रेसी कहलाती है, थियोक्रेट कहलाते हैं। सुप्रीम लीडर होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना, आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी की पॉलिसी जो है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो ब्रिक्स का मेंबर है ईरान। ठीक, ब्रिक्स वही ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स का मेंबर है कौन? ईरान। यहां तक बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का मेंबर है ईरान, ओपेक का मेंबर है ईरान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर है ईरान, ये बात याद रखिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ईरान। ईरान के जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्टली वी शुड सी द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ ईरान। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी? सो जियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है ईरान की, एंड व्हाई इट इज इन न्यूज में क्यों रहता है जियोग्राफी की वजह से? तो हम देखेंगे यहाँ के जो रिवर्स हैं, यहाँ के जो लेक्स हैं, उनको अपन समझने वाले हैं। एक यहाँ की लेक है, लेक उर्मिया, बहुत फेमस लेक है भाई साहब। लेक उर्मिया अभी न्यूज में थी, क्यों थी अभी मैं आपको बताऊंगा। लेक उर्मिया एक साल्टी लेक है या फ्रेश वाटर लेक है, ये समझ लो। सेंट्रल ईरानियन प्लेटू, एरिड एडवांटेड कोर रीजन है, कंटेन्स, आप जानते हैं दस्ते कबीर और दस्ते लुट, दोनों तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। दस्ते लुट, दस्ते कबीर, बोथ आर asked in your examination, that is desert, दोनों डेजर्ट है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि दस्ते लुट, दस्ते कबीर को आपको बताना है कहां के डेजर्ट हैं। देन द आंसर इज दस्ते लुट, दस्ते कबीर, बोथ आर द डेजर्ट विच आर लोकेटेड इन ईरान। आर यू गेटिंग पॉइंट्स? तो ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है दस्ते कबीर। तो दस्ते कबीर किस नाम से जाना जाता है, बोलो बेटा? ठीक है, तो दस्ते कबीर किस नाम से जाना जा रहा है? दस्ते कबीर जाना जा रहा है आपके जो है ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से। फिर माउंटेन सिस्टम्स की अगर बात करें तो जैग्रोज माउंटेन है, याद रखिएगा। जैग्रोज माउंटेन नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साइड में पड़ता है, किसके? ईरान के। और हाइड्रोकार्बन रिच है ये देश। सेपरेट्स प्लेट्यू फ्रॉम द मेसोपोटामियन प्लेन्स, यहाँ पे मेसोपोटामिया के प्लेन है, और ये वही मेसोपोटामिया है बेटा जहां से आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता को आप देखते हैं। फिर अगर हम बात करें तो अल्बुर्ज माउंटेन है यहाँ पे, अलॉन्ग विद द कैस्पियन कोस्ट। कैस्पियन कोस्ट के साथ अल्बुर्ज माउंटेन अपनी सीमा शेयर करता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें कंटेन द देवबंद यहाँ पे एक प्रकार का हाईएस्ट पीक है। तो याद रखिएगा जो अल्बुर्ज माउंटेन है इसकी देवबंद है ये हाईएस्ट पीक हुआ करती है। मत भूलिएगा देवबंद एक आपका एक्टिव वॉल्केनो नहीं हो करके एक ऐसा वॉल्केनो है, एक आपका डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है देवबंद, है ना, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे ये जो लेक है, लेक उर्मिया एक साल्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है इन द मिडिल ईस्ट, एंड सिस्मिक एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हुआ करता है। लोकेटेड द कन्वर्जेंस ऑफ द अरेबियन एंड यूरेशियन प्लेट्यूज, हाईएस्ट अर्थक्वेक यहाँ पे वल्नरेबिलिटी रहती है
अर्थक्वेक आते रहते हैं। मेजर रिवर की बात करें तो कारन रिवर यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट इरिगेशन की तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो है आपका क्या होता है, आपकी सिंचाई वगैरह होती है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको ईरान से समझ में आए होंगे। सो नाउ अभी एक और स्लाइड हम देखेंगे ईरान की, जो और ज्यादा तुमको क्लैरिटी देने वाली है मेरे बच्चे। बात आती है कैस्पियन सागर की। जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। एनडीए ने 3-4 बार यहां से क्वेश्चन बनाया है। कैसे क्वेश्चन आए हैं मैं आपको डिस्कस करता हूं। एनडीए जनरली आज कैस्पियन सागर से कितने देश टच करते हैं, तो इसके लिए निमोनिक आप सभी को जनरली पता रहता है, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। निमोनिक है हाउ टू रिमेंबर हाउ मेनी कंट्रीज टचेस विद ईरान। तो ईरान को टच करने वाले कंट्रीज अगर कैस्पियन सागर को टच करने वाले अगर कंट्रीज पूछा जाता है तो आपको बहुत ही आसानी से इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी आपको भूलेगा नहीं और आसानी से उन चीजों को आप याद रखोगे। तो ये निमोनिक है बेसिकली तारीख पे तारीख। आपने सुना होगा जो दामिनी मूवी का ये काफी इंपॉर्टेंट एक जो है आपके अजय देवगन का, उसके क्या नाम है उनका यार, सनी देओल का ये है तारीख पे तारीख, है ना। तो यहाँ से तारीख देखो, टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान सीमा शेयर करता है किसके साथ, कैस्पियन सागर के साथ। और ए मतलब अजरबैजान, अजरबैजान जिसकी कैपिटल क्या है, बाकू, तो अजरबैजान। और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रशिया, रशिया टच करता है। एंड आई स्टैंड्स फॉर ईरान, ईरान टच करता है। एंड के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, Kazakhstan. So these are the countries which makes boundary with Caspian Sagar, Turkmenistan, Azerbaijan, Russia, Iran and Kazakhstan. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है आपके कैस्पियन सागर को टच करने वाले कंट्रीज हैं। आई होप द ट्रिक इज क्लियर हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीलिम्स के लिए कौन से पॉइंटर्स यहाँ पे हमने निकाले हैं। इन प्रीलिम्स के पॉइंटर्स को आप लोग जो है एक बार अच्छे से विजुलाइज कर लीजिएगा। एनडीए हो या सीडीएस हो, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए अगर देखें पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो ये है कि ईरान डज नॉट बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। पहला पॉइंट याद रखो, सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। और एग्जाम में तुमको क्या कर देगा, दे देगा कि हाँ करता है। याद रखना बीच में पर्शियन गल्फ आ जाती है, इस कारण से ये सीमा शेयर नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा, ये सीमा शेयर नहीं करेगा, है ना। एग्जाम में देगा तो आपको समझना है। कैस्पियन सी इज लैंडलॉक्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। दुनिया की इनलैंड वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर इनलैंड वाटर बॉडी है। इनलैंड का मतलब लैंड के अंदर है। और ये कैसी बॉडी है जो कि क्या करता है, एक लैंडलॉक कंट्री को फॉर्म करता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडीज के रूप में जाना जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर देखने को मिलेगी बिटवीन ईरान एंड ओमान के बीच में, नॉट यूएई। याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओमान और यूएई के बीच में नहीं, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत न्यूज में है क्योंकि आए दिन आप देखेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास क्या होता है, अटैक होते हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट एक चोक पॉइंट के रूप में जाना जाता है, पर्शियन गल्फ में जाने का एकमात्र रास्ता होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर चीजें देखनी होती हैं। अगर लेक उर्मिया की बात करें, श्रिंकिंग ड्यू टू द सैलिनिटी वाटर एंड डाइवर्जन ऑफ इश्यूज। इस समय क्या हो रहा है कि श्रिंकिंग कर रही है लेक उर्मिया, खत्म हो रही है धीरे धीरे। ये पूरे जो कंट्रीज हैं इसको कंसर्न लेकर के चल रहा है कि ईरान की इस लेक को बचाना है, क्योंकि वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी लेक है और ये क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है, खत्म हो रही है, इसलिए इस पर इश्यूज हो रहे हैं और ये आपके काफी न्यूज में रहती है। अगर बात करें कैस्पियन सागर की तो मैंने आपको बता दिया, आपको निमोनिक याद रखना है, तारीख, तारीख पे तारीख से तारीख याद रखो। टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए अजरबैजान, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड के स्टैंड्स फॉर आपका कजाकिस्तान। दीज कंट्रीज टचेस विद साउथ ये कैस्पियन सी एंड कैस्पियन सी इज द बिगेस्ट लैंडलॉक या आप कह सकते हैं इनलैंड वाटर बॉडी इन दी वर्ल्ड। दुनिया में इनलैंड वाटर बॉडीज में देखिए जो लैंड के अंदर है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें लोकेशन की, नेचर की, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, पहला पॉइंट। लैंड लॉक्ड, नो नेचर आउटर ऑफ द ओशन। फिर कह रहा है बॉर्डर्ड विद 5 कंट्रीज,
वही है आपका रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। और इसके लिए मैंने तारीख आपको निमोनिक बता दिया है, क्या याद रखना है, तारीख याद रखना है। तारीख में आपके सारे कंट्रीज आ जाएंगे जो कैस्पियन सागर को टच कर रहे होंगे। नाउ अब अपन देखेंगे इसके की फीचर्स क्या है। तो ब्रैकिश वाटर नॉट फुली मरीन, ये एक ब्रैकिश वाटर यानी पश्च जल से बनी हुई लेक है, मरीन वाटर नहीं है। फिर कह रहा है कि रिच इन ऑयल नेचुरल गैसेस रिजर्व्स ऑफ सोल फील्ड्स, यानी यहाँ पर अच्छे खासे ऑयल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल आपके ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलेंगे ऑफशोर में। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ शैलो, सदर्न पार्ट इज नियर ईरान इज डीपेस्ट। सदर्न पार्ट गहरा है, नदर्न पार्ट शैलो है, छिछला है, ये बात याद रखना है। 2018 की बात अगर करें तो कन्वेंशन हुआ था लीगल स्टेटस ऑफ द कैस्पियन सी। पांचों देशों ने बैठ करके कैस्पियन सागर को बचाने की बात करी थी। और जब ये न्यूज में था उस समय यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन भी बनाया था यहाँ से कि हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द कैस्पियन सी वाटर्स थ्रेट को लेकर के कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। देयर वर 5 कंट्रीज ओवर देयर which is you know which were तारीख, है ना, यहाँ से आपको याद रखना है। So now we are going to discuss the next point। अगर हम बात करें नॉट ट्रीटेड फुली एज अ सी बट लेक अंडर, देखिए ये पॉइंट समझ लेना, ये सी की तरह कंप्लीटली हम ट्रीट नहीं करते, इसको लेक की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके आगे लिखा सी रहता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार अपन कैस्पियन सागर को कहते सागर है बट है ये एक झील, तो इसका कारण क्या है, कैस्पियन सागर इसके आगे नाम लिख देते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेथिस सागर का पार्ट हुआ करते थे पुराने समय में। लेकिन टेथिस सागर में आपने देखा था किस तरीके से जो गिल्ट जो साल्ट वगैरह गिल्ट वगैरह सब आकर के उस पे आ जाता है और गाद भर जाती है और फिर आपका जो सागर है वो खत्म हो जाता है। कहीं कहीं पर गहरी चीजें बच जाती हैं, उन्हीं में से एक बचा हुआ पार्ट है कैस्पियन सागर झील, तो इसको हम झील की तरह ट्रीट करेंगे। इसलिए इंटरनेशनल अगर बात करें तो लॉ स्पेशल रिजीम है एंड जो है आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और ईरान के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, नोट कर लो यूपीएससी एनडीए पक्का कंफर्म बता रहा हूं सर, एग्जाम देके निकलिएगा, सीडीएस का एग्जाम देके निकलिएगा, सीएपीएफ का एग्जाम देके निकलिएगा, एक बार कॉल कर लेना, अगर ये क्वेश्चन तुमको ना मिले तो बताना। इतना कंफर्म के साथ मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन इस बार पर आएगा। यूपीएससी के दिमाग को पढ़ो भैया, यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, वो देख रहा है कि भैया हर दिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में आ रहा है, तो क्यों नहीं करंट में आपसे क्वेश्चन बनाएगा, वो स्टैटिक पोर्शन पूछ लेगा। यूपीएससी नोज, और यूपीएससी के ये जो है ना फेवरेट रीजन होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ दिस डेज इट इज वेरी इन न्यूज, ये बहुत न्यूज में रहता है। लोकेशन की बात करें, नैरो स्टेट बिटवीन ओमान आप देख रहे हैं एंड ईरान, ईरान के और ओमान के बीच में एक नैरो शकरा वाटर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और अगर हम बात करें तो यहां पर मुसदम पेनिनसुला है जो साउथ में पड़ता है, कनेक्ट क्या करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, अरेबियन सागर को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चोक पॉइंट है। आपने देखा पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से, अरेबियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है। एज यू नो दैट the water state basically connected with 2 water bodies and separate with 2 land bodies. So here is the most important, here Persian Gulf connected with Oman Gulf and Arabian Sea and आपका Indian Ocean, and after that importance इसका क्या है उसको समझ लो। One of the world's most critical oil choke point है ये, यहाँ से सारा ऑयल जाता है सर वेस्ट एशिया से निकल करके, तो एक चोक पॉइंट है और इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो वर्ल्ड की जितनी भी ऑयल की सप्लाई है ना एकदम बंद हो जाएगी। मैप में मैं दिखाऊंगा, देखिएगा। फिर अगर बात करें अराउंड द 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड्स ट्रेड पासेस थ्रू देम, यानी कि लगभग 20% ग्लोबल दुनिया का जो तुम्हारा पेट्रोलियम ऑयल है, लिक्विड है, यहीं से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। So that the point of Hormuz is most important. It is a locally, or you can say that politically, or you can say that strategically it is most important. Okay, so here
एनी डिसरप्शन इम्पैक्ट्स ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी डिसरप्शन होता है तो जो ऑयल का इम्पैक्ट है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऑयल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंटली न्यूज आप देख रहे हैं यूएस और ईरान का जो टेंशन चल रहा है इसलिए न्यूज में आ गया है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस बार क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनेगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं। अब अगली जो वाटर स्टेट है उसका नाम है बाब अल मंदेब। याद रखिएगा बेटा, बाब अल मंदेब इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ दीज डेज इट इज आल्सो इन न्यूज। सो क्या है इंपॉर्टेंट उसको अपन डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब जो है थ्रू बॉर्डरिंग ईरान डायरेक्टली इट कनेक्ट्स विद द सेम नियरली रूट। ये भी कनेक्ट करती है ईरान को, नॉट बॉर्डरिंग विद ईरान, डायरेक्ट तो नहीं करती है बट इट कनेक्ट्स विद द सेम जो है आपके एनर्जी रूट, सीधे नहीं करती है लेकिन एनर्जी रूट से जुड़ी हुई है। लोकेटेड बिटवीन यमन, एशिया, जिबूती, इरिट्रिया, अफ्रीका। आप जानते हैं जब इस तरीके से हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में ये जो कंट्रीज हैं इनको हम सीड से तैयार करते हैं। सीड, तो सीड मतलब है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री है इनको हम लोग सीड से रिप्रेजेंट करते हैं। सीड में एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया एंड जो है ई स्टैंड्स फॉर इरिट्रिया एंड आल्सो ई स्टैंड्स फॉर इथोपिया एंड डी स्टैंड फॉर जिबूती, है ना, जिबूती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इरिट्रिया और जिबूती के बीच में पड़ता है और यमन को अलग करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक देश मिलेगा, सऊदी अरब है, यहाँ बगल में यमन है, तो यमन और इसके बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा ये। तो इस तरीके से आपको पता हो, कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ अदन, रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से कनेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट ऑयल फिशिंग एरिया है, आप जानते हैं यहीं पे सुएज कैनाल देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। यू शुड गो योर ऑक्सफोर्ड मैप and see the location of Hormuz Strait and also Persian Gulf and also the points of Caspian Sagar, Caspian Sea and another places. Okay, so the points are clear. So now we are going to discuss the next point which is most important here is the Persian Gulf. तो अब अपन देखेंगे पर्शियन गल्फ के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पर्शियन गल्फ में क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन सबसे पहले देखेंगे पर्शियन गल्फ की। तो बेटा पर्शियन गल्फ लिखा है ये, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहें एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर में आपको फैली दिखेगी। तो यहां पर है आपकी कौन सी, पर्शियन गल्फ, ये अरब सागर में देखने को मिलेगी, ये पर्शियन गल्फ है। लाइज बिटवीन द ईरान, नॉर्थ में ईरान है इसके, और अरेबियन पेनिनसुला है साउथ में। तो ये वाला अरेबियन पेनिनसुला है ये वाला, और इसके नॉर्थ में ईरान हुआ करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ईरान, और ये क्या हो गया सऊदी अरेबिया का सदर्न पेनिनसुला, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे कंट्रीज बॉर्डरिंग पर्शियन गल्फ, कौन से कंट्री हैं जो पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। इसके लिए मेरे पास निमोनिक भी है बट पहले हम इसको देख लेते हैं। ईरान करता है, इराक करता है, कुवैत करता है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। तो अब इसको अगर हम देखें तो जो ओमान का है नॉर्दर्न वेस्ट साइड में टिप है एक वाया मुसंडम जो आपका पेनिनसुला है उसको टच करता है। और अगर हम बात करें इसके निमोनिक है क्यूबॉक, ऐसे आ जाओ क्यूबॉक। तो क्यू से हो गया क्या कतर, यू से हो गया यूएई, ओ से हो गया ओमान, बी से हो गया बहरीन, और के से हो गया कुवैत, और ई से हो गया आपका हाँ क्यूबॉक। ई से आपको रुक जाना है अभी, क्यूबॉक ऐसे लिखो क्यूबॉक। तो क्यूबॉक में हमारे कितने कंट्री आ गए देख लो, 1 2 3 4 5 कंट्री। देखो तुम्हारा बचा क्या, ईरान और इराक बचा है, तो इसको आई स्क्वायर कर दो, तो ऐसे बना लो निमोनिक। तो क्यूबॉक प्लस आई स्क्वायर, वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर कतर, यू स्टैंड्स फॉर यूएई, B stands for Bahrain, O stands for Oman, K stands for Kuwait, T stands for क्यूबॉक। हाँ
बस इतना ही, इसमें प्लस लगा है ना, हाँ प्लस आई यानी ईरान और आई मतलब इराक। तो ये जो निमोनिक है ये क्यूबॉक प्लस आई स्क्वायर वो बताएगा कि पर्शियन गल्फ को कितने कंट्री टच करते हैं। तो क्यूबॉक प्लस आई स्क्वायर सऊदी अरेबिया का अगर हम बात करें तो क्यूबॉक्स ऐसे होता है, ये पूरा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, निमोनिक फिर से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैंने फिर से निमोनिक लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, एक मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ निमोनिक, आप लोग देख लेना, पर्शियन गल्फ को टच करने वाले कंट्रीज, मैं निमोनिक नीचे लिख रहा हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो पर्शियन गल्फ को टच करने वाले कंट्री, पर्शियन गल्फ को टच करने वाले कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, या टचिंग कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ। तो इसके लिए आप लोग निमोनिक पहले लिखें, निमोनिक होता है, निमोनिक है, निमोनिक है क्यूबॉक्स, क्यूबॉक्स प्लस आई स्क्वायर, वेयर क्यू स्टैंड फॉर कतर यानी कतर, और यू स्टैंड फॉर यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, बी स्टैंड फॉर बहरीन बहरीन, एंड ओ स्टैंड फॉर ओमान, के स्टैंड फॉर कुवैत, एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, आई स्क्वायर मतलब ईरान एंड ईरान। अंडरलाइन करके इसको नोट कर लो, निमोनिक है क्यूबॉक्स प्लस आई स्क्वायर। आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो रहे होंगे बेटा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़े। हमने 3 वाटर स्टेट और चीजों को डिस्कस किया है। नाउ अब अपन आगे बढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट अपन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, गल्फ ऑफ ओमान को भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस कर रहे थे, इसको। तो यहाँ पर आप देखो पर्शियन गल्फ की हमने बात कर ली, अब इंपॉर्टेंस इसका क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन इन दी वर्ल्ड, और पोर्ट यहाँ पे है, ये पोर्ट नोट कर लो और अपने घर पे जाके इनको सर्च करना। और मेरी बात मानना, देखना एनडीए हो या सीडीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो इन पोर्ट्स को पूछेगा, क्योंकि ये पोर्ट्स पूरे साल न्यूज में रहे हैं बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट आता है। बंदर अब्बास ईरान में पड़ता है, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि बंदर अब्बास पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, देन द राइट आंसर इज, याद रखिएगा ये पड़ेगा ईरान में। और एक है बसरा, अल बसरा, इसको कहते हैं अल बसरा। बसरा पोर्ट कहां पड़ता है, इराक में। और कुवैत वगैरह ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो बसरा है एंड अब्बास, बंदर अब्बास। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान। ये इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ ओमान। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। गल्फ ऑफ ओमान से कैसे क्वेश्चन आपके बने हैं आज तक। एनडीए का आप पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ ओमान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसकी लोकेशन वगैरह अच्छे से समझ लेना। देखिए गल्फ ऑफ ओमान की बात करें तो लोकेशन आपका कनेक्ट द पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी, यानी कि ये क्या करता है, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे मान लो जैसे गल्फ ऑफ पर्सिया है, गल्फ ऑफ पर्सिया है, और यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ऐसे। तो ओमान यहाँ पे देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, और ये क्या करेगा, पर्शियन गल्फ को अरब सागर से टच करेगा। तो वही चीज है, लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान और यूएई, यानी यूएई और ओमान और ईरान के बीच में देखने को मिले। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्ट्स एज अ मैरीटाइम कॉरिडोर फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशन, ठीक है। और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एनर्जी ट्रांजिट रूट हुआ करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये बाद में डील करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न रूरल का एक क्वेश्चन है, आया है यहाँ पे। एक मिनट में देख ले रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये सब क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, इनको आप लोग डील करिएगा, है ना। बट हम लोग अभी थ्योरी देख रहे हैं,
अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरेनियम कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन, नोट कर लीजिएगा, ये है आपका आंसर, लिख लो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है ये झारखंड में पड़ता है, लिख लो। ये क्वेश्चन अभी आया था सीडीएस में, तो हमने कहा तुमको करा दें। जादूगोड़ा यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और यूरेनियम का जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जादूगोड़ा झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड से और क्या इंपॉर्टेंट है, झा से झारखंड और झा से झरिया। झरिया कोल माइन है, यहाँ पे लिख लो कोल माइन है, ये एग्जाम में आ चुकी है मिलाने के लिए। झा से झरिया, झा से आप देखेंगे झुमरी तलैया। झुमरी तलैया जो है ये एक प्रकार की लेक है, जो कहाँ मिलती है, झारखंड में। तो झारखंड में ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, तो नोट कर लीजिएगा, झा से झारखंड, झा से झुमरी तलैया, झा से झरिया कोल माइन, और यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। ये क्वेश्चन हमने आपको एक बताया, याद रखिएगा। और हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है, द सिटी ऑफ 1000 स्पायर्स निकनेम है किसका। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये तुम्हारा यूपीएससी का क्वेश्चन था, सोचो यूपीएससी ने 1 लाइनर में पूछ लिया था। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं तुम्हारे। इसका राइट आंसर प्राग लिख लो। प्राग जो है चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। चेक रिपब्लिक जो है देश है, चेक रिपब्लिक, लिख लो चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का ये प्राग जो है, ये जगह पड़ती है वहां पे, और प्राग में आपको देखने को इसको कहते हैं सिटी ऑफ 1000 स्पायर्स। सिटी ऑफ 1000 स्पायर्स, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रांस के बारे में आज हम बात करेंगे, खूब न्यूज में चल रहा है फ्रांस। तो फ्रांस से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो अब हम फ्रांस के बारे में देखेंगे। और फ्रांस के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांस, अच्छा एक बात याद रखिएगा, फ्रांस अभी खूब न्यूज में चल रहा है। क्यों? पहले फ्रांस का एक क्वेश्चन तुम्हारा आया था यूपीएससी में, पहले इसको डील करो, फिर हम बताते हैं फ्रांस के बारे में। पहले इस क्वेश्चन को डील करो। क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, कंट्रीज बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल एंड जर्मनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भाई, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बना रखा है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, पोर्चुगल है, जर्मनी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर विद द बॉर्डर ऑफ बॉर्डर विद फ्रांस। तो अगर हम देखें तो 8 कंट्रीज बेसिकली टच करते हैं, मेन जो कंट्री हैं। अगर और कंट्रीज को मिला लें, छोटे छोटे कंट्रीज को, तो लगभग 13 होते हैं, लेकिन 8 कंट्री टच करते हैं जो मेनली हैं वो फ्रांस के साथ। और आप जानते हैं फ्रांस जो है, याद रखिएगा, फ्रांस सबसे बड़ा, बिगेस्ट है, बिगेस्ट ऑन द बेस ऑफ साइज। साइज में अगर हम देखें तो यूरोप में सबसे बड़ा कौन है, फ्रांस है। और फ्रांस के जो छोटे छोटे टेरिटरीज हैं जो उसने दुनिया में बहुत पहले कॉलोनाइज किए थे, तो 5-10 जो रीयूनियन है और आप देखेंगे बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, उनको अगर हम कनेक्ट कर लें तो टोटल इसके पास 13 टाइम जोन है। कितने हैं? 13 टाइम जोन। जो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फ्रांस के पास हो चुके हैं। पहले रसिया ये बात रखता था, ये रखता था मैक्सिमम, रसिया के पास कितने थे, 11, लेकिन फ्रांस के पास है कितने, 13। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रांस ने बहुत सारे कॉलोनी बनाए। जैसे अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर आप देखोगे एक देश है जिसका नाम है गुयाना, और यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना से जो फ्रांस है ना, वो फाल्कन 9 को भेजता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया फाल्कन 9 क्या है गुरुजी, तो फाल्कन 9 है एक प्रकार का स्पेस एयरक्राफ्ट, और इससे इंडिया भी बहुत सारे इसरो इसके साथ टाई अप करके काम करता है, और ये सब फ्रेंच गुयाना से भेजे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये फ्रांस का पार्ट है। अगर ऐसे ही मैं आपको बताऊं, थोड़ा समझना, फ्रांस का पार्ट कितना दूर दूर तक है, ऐसे समझो। देखो फ्रांस के पार्ट कितने दूर दूर तक है, ये इस तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। अगर हम बात करें एक देश की, जैसे आप जानते हो ये तुम्हारा है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा। अफ्रीका में यहाँ पर ये मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के जस्ट बगल में आप देखोगे, देखने को मिलेगा एक देश है रीयूनियन, आइलैंड है बेसिकली रीयूनियन। और जो रीयूनियन है ना, ये भी फ्रांस का पार्ट हुआ करता है। तो फ्रांस ने बहुत पहले बहुत दूर दूर तक कॉलोनी बनाई थी, और तो फ्रांस का ही ये टेरिटरी है। इन्हीं सबको जब मिला करके हम टाइम जोन जोड़ते हैं तो फ्रांस के पास निकल आते हैं 13 टाइम जोन।
और रशिया के पास जो इतना बड़ा देश है उसके पास मात्र 11 है, तो इसलिए इसके पास ज्यादा टाइम जोन है, ये इसको काउंट वो कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे, अब अगर अपना आगे बढ़े तो यहाँ पर पॉइंट्स को समझें, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 कंट्रीज को टच करता है। जब 8 कंट्रीज को टच करता है तो बेल्जियम को करता है, बेल्जियम को अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें मैप में, मैं दिखा दूं, पहले मैप में देख लो आप लोग, यहाँ आओ फ्रांस में देखो, ठीक, तो देखो फ्रांस अगर ये है, ठीक, तो यहाँ पे देखो बेल्जियम को टच करता है, जर्मनी को टच करता है, स्विट्जरलैंड को टच करता है, इटली को टच करता है, और साथ में स्पेन के साथ सीमा बना रहा है ना। और स्पेन के अलावा इधर देखोगे तो बेसिकली इधर आपकी जो गल्फ ऑफ बिस्के है, इंग्लिश चैनल को भी देख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेन है ना, स्पेन को टच कर रहा है, पुर्तगाल को टच नहीं कर रहा है, स्पेन के नीचे पुर्तगाल पड़ता है। तो थोड़ा अगर बुद्धि विवेक लगाओ तो इस क्वेश्चन को आप आराम से डील कर ले जाओगे। पुर्तगाल का कहीं से भी नहीं होगा, क्योंकि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल को थोड़ी टच करता है, पुर्तगाल के बीच में तो स्पेन आ जाता है ना, स्पेन बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तो देखो बेल्जियम को कर रहा है, स्विट्जरलैंड को कर रहा है, स्पेन को कर रहा है, जर्मनी को कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 4 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, पुर्तगाल वाला नहीं होगा। तो ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है, जो न्यूज में रहता है उसी से यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। और ये जो टीचर पढ़ा रहा है लंबे समय से, उसको पता रहता है कि भैया ये चीज न्यूज में चल रही है, यहाँ से देखना, स्टैटिक उठा के दे देगा। अब जो कल तो लोग जो आज बेसिकली जो टीचर बने हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं है कि वो खुद को अपडेट करें। तो जब खुद अपडेट नहीं होंगे तो तुमको क्वेश्चन कैसे वो बताएंगे, भैया यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, अपडेट करना पड़ता है। बाबा आदम जमाने का बना रखा है फर्रा, ला करके लगा करके पढ़ाते रहते हैं वही, है ना। उससे होता क्या है पता है, उससे ये होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो कभी खुद ना अपडेट है और ना ही तो तुमको अपडेट कर पाएंगे। और एनडीए सीडीएस हर साल कोई ना कोई चेंज करता है, और वो पैटर्न समझना उसी की बस की बात है जो खुद एक कंपटीटर है, ठीक। टीचर की तो बस की बात नहीं है, क्योंकि उसको अपने बीवी को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, साथ में पढ़ाना भी है ना। तो वो और फिर 8 घंटे पढ़ाना है लगातार, है ना, बर्द की तरह। ना तो उनको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, बस खाली पढ़ाते रहो, ठीक। आओ तुम्हारे 10 बैच यहाँ पे लगे हैं, 3 बैच वहाँ लगे हैं, 4 बैच वहाँ लगे हैं, लेके दौड़ रहे हो, तो क्या बेचारा पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा, तुम्हारे साथ इनजस्टिस होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक, कि टीचर से पढ़ना है, कंपटीटर से पढ़ना है, ठीक, अपडेटेड टीचर से पढ़ना है कि वही बाबा आदम जमाने के टीचरों से पढ़ना है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाइए, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, उठा के देख लेना, ये जो कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उठा के देख लेना अपने नोट्स ज्योग्राफी के, दूर दूर तक तुम्हें अगर टच भी करा दे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर एक बार तुमको कराया हो टीचर, अपने नोट्स उठा के देख लेना। लूसेंट पढ़ाई जाती है सर, लूसेंट, ठीक है, 80,000 90,000 लूसेंट पढ़ते हो आप, ठीक। ये लूसेंट नहीं है, ये है यूपीएससी, ये तह है, ठीक है, इसको समझिएगा। यूपीएससी के क्वेश्चन फिर डिस्कशन, ठीक। तो बवाल नहीं है यहाँ पे कि आपके साथ कोई मक्कारी करे। अब देखो एक्सरसाइज वज्रघाट अभी हुई है फरवरी में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में है, और मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जो आपका बता दे रहा हूँ, वज्रघाट से बेटा क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म है, आएगा। और ट्रस्ट नहीं है तो अभी ये पेपर होगा तो आप देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा। वज्रघाट क्या है, ये एक एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है बेटा, ये याद रखिएगा, पोखरण में हुई है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है पोखरण, पोखरण में ये हुई है, और ये आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है। ये बेसिकली जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है इंडियन आर्मी का, उसने जो है इसको कंडक्ट किया है, और पोखरण में हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये वॉर प्रैक्टिस है। और ये बेसिकली जो हुई है पोखरण, हमने बता दिया। अब इसमें क्या आउटपुट निकले, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पूछ लेगा कि बताओ अभी रिसेंट में आपकी जो वज्रघाट एक्सरसाइज है कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, कहां पर हुई है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर। पोखरण, और किसके द्वारा, व्हाइट, लिख लो, व्हाइट टाइगर डिवीजन, टाइगर डिवीजन के द्वारा। और आप याद रखना इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, K9 जो आपकी आर्टिलरी गन है, ये आर्टिलरी जो हमारी होती है, जो बेसिकली आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ना, तोपों ने, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इन्वायरमेंट के अब की बार जो अपडेशन है उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको अच्छे से देख लेना। ये मैं जो नोट्स लाया हूं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स यूपीएससी की ये जान है, बैकबोन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर इन्वायरमेंट में क्या क्या जो है एक्ट आए हैं, ये हमें देखना है समय समय पर। इनका क्या होता है, कैसे आता है एग्जाम में, ऐसे बनाता है क्वेश्चन। एक तरफ इन्वायरमेंट के जो मूवमेंट है, इन्वायरमेंट का जो मूवमेंट है, मूवमेंट की डेट,
और एक तरफ डेट, या फिर एक तरफ दे देगा लीडर पूछ लेगा उस मूवमेंट के लीडर कौन थे और उसका प्लेस पूछ लेगा। तो क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं, एक तो प्लेस लीडर, एक मूवमेंट का नाम और लीडर, या मूवमेंट का जो नाम है प्लस उसका जो डेट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो आज हम सारे जितने इन्वायरमेंट में अभी तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनको एक पास में कवर कर लेते हैं, और क्या उसका पर्सपेक्टिव है, क्या उसका एनालाइज करना है हमको, तो इसको समझना है। तो इन्वायरमेंट के क्या क्या आपके हुए हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें मेजर में, अगर हम देखें तो कौन सा पहला मूवमेंट है, आप देखेंगे यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर आप देखें पहला मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट, यानी चिपको यानी हगिंग करना, किसको हग करना, पेड़ को। और आपको पता है चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, या रीजन क्या है पहले लिख लो, पहले रीजन लिख लो, क्वेश्चन रीजन पूछेगा तो चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर बेटा। सबसे पहले का क्वेश्चन पूछेगा कि जो चिपको मूवमेंट है उसका रीजन क्या है, तो देन द आंसर इज चिपको मूवमेंट इज स्टार्ट इन यूके, उत्तराखंड। और यूके मत भूलिएगा देखो इधर 13 पहाड़ी यानी हिली स्टेट्स को, या सॉरी आप लिख लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को काट करके, कहां से काटा गया था, यूपी से काट करके बनाया गया था यूके। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर ये क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। तो ये अगर हम बात करें तो 13 जिलों को काट करके बनाया गया, और यहीं पर चलाया गया था चमोली में चिपको मूवमेंट, लेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा। 25 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने इसको लीड किया था, किसने इसका लीडर कौन था। तो सुंदरलाल बहुगुणा, और वुमेन्स में अगर देखें तो गौरा देवी मैम थी, ठीक है। तो बोथ ने मिल करके इस मूवमेंट को लीड किया, और इसका मेथड क्या था, हगिंग ट्रीज एंड प्रिजर्व एंड, एक्चुअली क्या हुआ था, जो आपके फॉरेस्ट हैं बेसिकली कहाँ के, उत्तराखंड के, उन पेड़ों को लोग काट रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि जा करके पेड़ों को हक कर लेते थे और चिपक जाते थे कि हमको पहले काटो बाद में पेड़ को काटो। तो ये मूवमेंट काफी चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया है। स्लोगन क्या था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यानी इकोलॉजी जो है वो हमारी परमानेंट इकोनॉमी है, इसको आप नहीं काट सकते। तो इस तरीके से इस मूवमेंट में स्लोगन दिए गए। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आप जानते हैं सिग्निफिकेंस इसका क्या, नॉन वायलेंस ग्रास रूट मूवमेंट था, और लेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ द इनिशिएटिव्स लिए गए थे। इन्फ्लुएंस था फॉरेस्ट की पॉलिसीज में रिफॉर्म करना और पेड़ों को कटने से बचाना। और इसका जो टाइम पीरियड पूछ ले तो 1970 से 1973 का ये दौर है जब ये मूवमेंट चल रहा है। तो ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला मूवमेंट तो अपन हम लोग डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइलेंट वैली मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है भैया। आप पहले यही जान लो कि साइलेंट वैली पाया कहाँ जाता है। आपको पता है केरल हमारा एक स्टेट है, देवभूमि। तो केरला में क्या है, 1978 में ये मूवमेंट चालू हुआ था। तो केरला में ये मूवमेंट चालू हुआ, तो आप लोग लिख लो केरला, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो केरला में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और उसी के नाम पे ये साइलेंट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जो है मूवमेंट चलाया गया। वहां पे भी पेड़ों को खतरा था, लोग पेड़ काट रहे थे, उनको बचाने के लिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मूवमेंट चलाया गया, जिसको साइलेंट वैली फॉरेस्ट मूवमेंट कहते हैं, जो कि चला था आपका 1978 में। और स्टॉप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था किस रिवर पे, कुंथी रिवर पे। तो वहां पे एक रिवर है कुंथी, वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहा था गवर्नमेंट। और हाइड्रो पावर प्लांट लगने से जो वहाँ का फ्लोरा फोना है उस पर डिस्टर्बेंस होता, वहाँ के जो जंगली जीव हैं वो मारे जाते, या फिर इलेक्ट्रिसिटी लग जाने से वहाँ पे जो फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी है उसको जो है हानि पहुँचती। इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट ने मिल करके और वहाँ के जो स्थानीय लोकल हैं उन्होंने मिल करके इस मूवमेंट को लीड किया, दैट वाज कॉल्ड साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, इन 1978 इन केरला। मेथड क्या था, हगिंग ट्रीज, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कटने से बचाना। प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात की गई, 1983 में वो कैंसिल भी हो गया। प्रोटेक्ट वन ऑफ द लास्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, है ना। बूस्टेड डाइवर्सिटी एंड जो आपका कन्वर्सेशन है ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क को देख पा रहे हैं। So now we are going to discuss the next point which is नर्मदा बचाओ मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। That was led by the मेधा पाटेकर and she was a very great lady and she was a NGO फाउंड किया था उन्होंने। और आप जानते हो नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बन रहा था,
एंड आल्सो जो डैम था उसको बचाने के लिए, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1985। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। और ये आप जानते हैं इस समय राजीव गांधी सर की सरकार थी और इस समय बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे भारत में और उनमें से एक था नर्मदा बचाओ मूवमेंट। बाबा आमटे और आपके मेधा पाटेकर मैम ने मिलकर इस मूवमेंट को लीड किया था। याद रखिएगा, देखिए आप मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में बेसिकली बहती है कौन, नर्मदा। और मेधा पाटेकर, बाबा आमटे बोथ आर द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सरदार सरोवर डैम। अच्छा, ये सरदार सरोवर डैम बन रहा था इस नदी पे, नर्मदा रिवर पे, तो उसका ये लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम था, डिमांड्स रखी उन्होंने कि जो वहाँ के लोग हैं उनको कहाँ बसाओगे आप। फिर उन्होंने कहा इन्वायरमेंट सेफ गार्ड क्या है आपके, वो बताओ। फिर सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अवेयरनेस डेवलपमेंट वियस डिस्प्लेसमेंट। लैंडमार्क की बात करें तो आप देख पा रहे हैं PIL जो है फाइल कर दी गई SC अंडर द एनवायरमेंट जस्टिस। तो यहाँ पर आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए मूवमेंट चलाया गया। ये बाबा आमटे हैं और ये मेधा पाटेकर मैम है। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट्स को एकदम क्लियर कर दिया। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो अगला मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं वेस्टर्न घाट मूवमेंट है। तो वेस्टर्न घाट क्या होता है आप जानते हैं, बस यही लास्ट हमारा है, इसको हम कवर करके फिर छोड़ देंगे। ये जो वेस्टर्न घाट है ना भाई, यहाँ पर आप जानते हैं फॉरेस्ट मिलते हैं, 16 फॉरेस्ट मिलते हैं देखने को। इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी। और आप जानते हैं महाराष्ट्र केरला रीजन में डिसेंट्रलाइज इकोलॉजी थी, 1980 का मूवमेंट है और डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है सरदार सरोवर डैम की वजह से। तो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन की बात की गई, सिग्निफिकेंस आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो इको सेंसिटिव जोन है, आप जानते हैं वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इको बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इको बायोडाइवर्सिटी यहीं पे है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ से कम 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है, CDS, NDA, CAPF, RIMC, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको मिलेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।